That's nice. अरे नेहा, क्या खा रही हो? वेज हैदराबादी दम बिरयानी। पूरे भारत में फेमस है हैदराबाद की दम बिरयानी। अच्छा, पर क्या तुम्हें ये पता है कि हैदराबाद को भारत में मिलाने का दम किसमें था और उन्होंने ये कैसे किया? हैदराबाद को मिलाना? भारत में ही तो है हैदराबाद, मिलाने क्या बात है? ये कब हुआ? तो क्या आप भी ये नहीं जानते हैं कि 1948 में हैदराबाद को भारत में कैसे विलीन किया गया और इसका श्रेय किसे जाता है? ये रजाकार कौन थे और इन्होंने किस तरह का कत्लेआम हैदराबाद में मचाया था? रजाकारों के इस आतंक को किसने रोका और कैसे? ये ऑपरेशन पोलो क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल नेहाज इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए आज जानते हैं हैदराबाद के इतिहास से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार। इस वास्तविकता में घटित हुई कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब भारत संपूर्णतः एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। आजादी के समय भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था, जिनमें से 559 रियासतों को भारत में मिला लिया जाता है 15 अगस्त 1947 के आने तक। लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अभी भी भारत का हिस्सा नहीं थे। इन प्रिंसली स्टेट्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होना अभी बाकी था। यहाँ हैदराबाद मतलब आज के भारत की सिर्फ एक सिटी नहीं, बल्कि ये एक बड़ी रियासत हुआ करती थी, जिसमें पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग छत्रपति संभाजी नगर एंड धाराशिव जैसे सिटीज इसमें शामिल थे, एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश विच इज नाउ तेलंगाना। ये सभी एरियाज मिलकर इस हैदराबाद रियासत को बनाते थे। More than 80% of population of this princely state was Hindus under the reign of a Muslim ruler called as Nizam. Nizam was one of the richest man in the world and he owned the famous Golconda mines, which was the only supplier of diamond at that time. तो अब हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने 29 नवंबर 1947 के दिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडियन यूनियन के साथ। इस एग्रीमेंट के तहत एक साल तक यानी 28 नवंबर 1948 तक डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स जैसे मैटर्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसले ले सकती है हैदराबाद के लिए भी। लेकिन बाकी सभी मैटर्स, इंटरनल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर फैसला लेने का पावर पूरी तरह से निजाम के हाथों में ही रहेगा। कुछ समय बीतने के बाद निजाम इस एग्रीमेंट के क्लॉजेस को वायलेट करना, तोड़ना शुरू कर देता है। कमोडिटीज जैसे प्रेशियस मेटल्स, ग्राउंड नट्स, ऑयल सीड्स का एक्सपोर्ट हैदराबाद से भारत को निजाम द्वारा रोक दिया जाता है। भारतीय मुद्रा को भी हैदराबाद में अवैध घोषित कर दिया जाता है। पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपयों का लोन सैंक्शन करना और भारत सरकार की मंजूरी के बिना हैदराबाद स्टेट की सुरक्षा बलों की ताकत को बढ़ाना, ऐसे कई फैसले निजाम द्वारा लिए गए भारत सरकार के लिए आपत्तिजनक बन जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इन सभी चिंताजनक विषयों से भी बढ़कर एक और व्याकुल कर देने वाला विषय था रजाकारों का। उन्नीस 1926 में हैदराबाद के एक रिटायर्ड ऑफिसर महमूद नवाज खान ने मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामक पार्टी का गठन किया था, which eventually became a powerful organization in हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। ये पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है और हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी के एमपी असदुद्दीन सलाउद्दीन ओवैसी इसी पार्टी से आते हैं। एमआईएम के प्राइम एजेंडाज में हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से मुस्लिम राज्य घोषित करना शामिल था। एमआईएम के लीडर बहादुर यार जंग ने 1938 में एक पैरा मिलिट्री वॉलंटियर फोर्स का गठन किया, जिसे रजाकार कहा गया। इन अरेबिक टर्मिनोलॉजी द वर्ड रजाकार मीन्स वॉलंटियर। हिंदी में कहें तो स्वयं सेवक। रजाकार्स आम लोगों का एक ऐसा समूह था जिन्हें हथियार उठाने से कोई परहेज नहीं था।
बेसिकली दीज वेर पठान्स एंड अरबीज। बहादुर यार जंग की जून 1944 में डेथ के बाद दिसंबर 1946 से रजाकारों की अगुवाई की कासिम रजवी ने इस संगठन में दरिद्र श्रमिक वर्ग के मुसलमानों को बड़े पैमाने पर जोड़कर इस ऑर्गेनाइजेशन को और सशक्त किया। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार रजाकारों की संख्या करीब 2 लाख थी। इनकी हैदराबाद को इस्लामिक स्टेट बनाने की आइडियोलॉजी ने पूरे राज्य को इन्फ्लुएंस किया। रजाकारों का ये संगठन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में निजाम के रूल को बनाए रखने का समर्थक था और इसीलिए इन्हें निजाम का पूरा सहयोग भी प्राप्त था। इन्हें डेमोक्रेसी से ऐतराज था और हैदराबाद को मुस्लिम राज्य बनाना इनका मुख्य लक्ष्य था। अपने मंसूबों और मकसदों को पूरा करने की मंशा से ये रजाकार आतंक और अराजकता की ऐसी राह पर चलते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती है। रजाकारों के नेता कासिम रजवी की आकांक्षाएं इंसानियत को छिन्न भिन्न करते हुए हैदराबाद पर कहर बरसाने लगती हैं। प्राइमरीली इनके टारगेट्स हिंदू थे, लेकिन जो मुस्लिम्स इनसे विरोधात्मक सोच रखते हैं उन्हें भी ये नहीं छोड़ते हैं। नफरत और क्रूर विचारधारा के प्रभाव में रजाकार 27 अगस्त 1948 को भैरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर देते हैं। इससे पहले 3 बार भैरनपल्ली गांव रजाकारों के हमले को विफल कर चुका था। गांव के स्थानीय लोग एकजुट होकर कुल्हाड़ी, गुलेल, फरसा, लाठी जैसे ट्रेडिशनल वेपन्स का यूज करके इन रजाकारों को धूल चटा रहे थे। लेकिन चौथे हमले के दौरान रजाकारों की संख्या बहुत अधिक थी। The villagers could not withstand such a huge रजाकार force and a massacre was executed. गांव की रक्षा टोली के सभी लोगों को गोली मार दी जाती है। ग्रामीणों को एक लाइन में एक के पीछे एक खड़ा करके गोली मारी जाती है ताकि एक ही गोली में ज्यादा से ज्यादा जानें ली जा सके। 89 साल के चलाचंद्र रेड्डी, जो कि इस नरसंहार के साक्षी थे, वो द हिंदू को अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जो कुछ लोग इन कतारों में खड़े होते हुए भी जिंदा बच गए थे, उन्हें अपने अंतिम सांस तक 27 अगस्त 1948 को उन पर हुए शारीरिक और मानसिक जख्मों को झेलना पड़ा और उसी बेबसी के साथ उन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। भैरनपल्ली गांव के बेकसूर और निशस्त्र लोगों को चुन चुन कर मारा गया और महिलाओं के साथ तो अभद्रता की हर सीमा लांघ दी गई। महिलाओं का बलात्कार किया गया और उन्हें निर्वस्त्र करके शवों के आसपास नाचने पर मजबूर कर दिया गया। कई महिलाओं ने अपनी अस्मिता को लहूलुहान होता देख कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। रजाकारों के निर्दोष जनता पर हो रहे इस अत्याचार का सूर्य अस्त होता है ऑपरेशन पोलो के साथ। 31 अगस्त 1948 को इंडियन गवर्नमेंट अंतिम चेतावनी देती है निजाम को रजाकारों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए और भारतीय सेना को हैदराबाद स्टेट में प्रवेश कर तैनात करने के लिए, जिससे पुनः शांति स्थापित की जा सके। लेकिन निजाम इस अल्टीमेटम को आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। सो नाउ द वॉर वाज इनएविटेबल। तो अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च करती हैं ऑपरेशन पोलो। उस समय यानी 1948 में हैदराबाद में द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलो फील्ड्स इन द वर्ल्ड हुआ करते थे और इसलिए हैदराबाद के भारत में विलय हो जाने के इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे इस ऑपरेशन को हैदराबाद पुलिस एक्शन कहा जाता है। पोलो एयर स्ट्राइक फोर्स भी बनाई जाती है ताकि निजाम द्वारा किसी भी तरह के एरियल अटैक को भी रिफ्यूट किया जा सके। इंडियन आर्मी ऑपरेशन पोलो शुरू करती है गोडार्ड प्लान के तहत। एज पर द प्लान, इंडियन आर्मी invades Hyderabad state through Vijayawada, which is on the eastern side of the state under the leadership of Major General A.A. रुद्र। और दूसरी तरफ से यानी वेस्टर्न साइड पे भारतीय सेना अटैक करती है सोलापुर से अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल J.N. चौधरी। इस पूरे ऑपरेशन की ओवरऑल कमांड संभालते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा।
About 35,000 soldiers of Indian Army took part in Operation Polo. नलदुर्ग, जालकोट, उमरगा, तुलजापुर, हॉस्पेट एंड मुंगला जैसे एरियाज पर इंडियन आर्मी ओवरथ्रो कर देती है रजाकार्स एंड हैदराबाद स्टेट आर्मी को। राजेश्वर, जालना, धाराशिव, छत्रपति संभाजी नगर जैसी हिस्टोरिक सिटीज भी इंडियन फोर्सेस के कब्जे में आ जाती है। जालना से आगे बढ़कर मोमिनाबाद, नरकटपल्ली जैसे एरियाज कैप्चर कर लिए जाते हैं और इस समय तक रजाकार्स हथियार डालने लगते हैं। बिदर, चित्याल जैसे एरियाज इंडियन आर्मी टेक ओवर कर लेती है और रजाकारों की हार सुनिश्चित हो जाती है। पाकिस्तान से सहयोग मिलने की रजाकारों की उम्मीद भी टूट चुकी होती है, क्योंकि इस ऑपरेशन के शुरू होने से 2 दिन पहले ही कराची पाकिस्तान में जिन्ना की मौत हो जाती है। और 18 सितंबर 1948 की शाम करीब 4:30 बजे मेजर जनरल एल एड्रूज लेड हैदराबाद स्टेट आर्मी पब्लिकली सरेंडर कर देती है। निजाम के पीएम मीर लायक अली और रजाकारों के लीडर कासिम रिजवी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। रजाकारों को हमेशा के लिए डिसबैंड कर दिया जाता है और एमआईएम को भी करीब 10 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सो दिस मार्क्स the end of the dark chapter of Razakars in Indian history. कासिम रिजवी करीब 10 सालों तक भारतीय जेल में कैद रहता है और उसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है, वो भी इस शर्त पर कि वो अगले 48 घंटों में भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा। और वो ऐसा ही करता है और इसके बाद पाकिस्तान उसे असाइलम भी देता है। इंडियन गवर्नमेंट निजाम को भी छोड़ देती है और वो अपनी बाकी की आयु किंग कोठी पैलेस में रहकर ही गुजारता है एंड 24 फरवरी 1967 के दिन वो अपनी अंतिम सांसें लेता है। तो ये थी कहानी हैदराबाद की भारत में विलय हो जाने की। भारत के एकीकरण से जुड़े इतने इम्पोर्टेंट डिसाइसिव मूव के बारे में हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? सोचिएगा जरूर। मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत की ऐसी सत्य, साहसी और रोचक घटनाओं को आपके सामने लाने का मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का खूब ख्याल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।